बैटल ऑफ बंगाल में अब आखिरकार चुनाव आयोग सोकर जागा और उसके बाद रैलियों पर पाबंदी लग गई है, वर्चुअल रैलियां हो रही हैं। लेकिन सवाल यही है घूम फिर कर कि क्या ये पहले नहीं हो जाना चाहिए था? क्या बंगाल चुनाव कोरोना की इस विकट स्थिति के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार बन रहे हैं? और क्या बंगाल के लिए ये रैलियां, ये रोड शो अपने आप में कोरोना के सुपर स्प्रेडर बन गए हैं जिन पर बंगाल बैठा हुआ है? और आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल से ऐसी ही विभत्स तस्वीरें भगवान न करे देखने को मिले जो हमें देखने को मिल रही हैं दिल्ली, महाराष्ट्र के इलाकों से। हमारे साथ खास मेहमान हैं कि किस तरह से पश्चिम बंगाल की जो पूरी की पूरी बैटल है वो इस वक्त टिक गई है आकर सिर्फ कोरोना पर। ममता बनर्जी कोरोना के संदर्भ में आरोप लगा रही हैं, ऑक्सीजन कम होने का आरोप लगा रही हैं, केंद्र को कह रही हैं कि वो पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहे हैं। तो क्या ये पूरा का पूरा बैटल अब कोरोना पर टिका है जिस कोरोना की किसी भी पार्टी ने परवाह नहीं की? हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, उन तमाम मेहमानों से बातचीत करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सुबीर भौमिक वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ कोलकाता से जुड़ रहे हैं, ओम प्रकाश सिंह बीजेपी नेता जुड़ रहे हैं और सांसद टीएमसी से विवेक गुप्ता जी जुड़ रहे हैं और हमारे संवाददाता तापस सेन गुप्ता भी जो हैं वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ओम प्रकाश जी, ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं कि आपने पहले तो ऑक्सीजन जो है वो यूपी ट्रांसफर कर दी है, पश्चिम बंगाल की वैक्सीन के दाम महंगे रख रहे हैं, आप बंगाल के साथ भेदभाव कर रहे हैं। के बयानों को देश का बच्चा भी समझता है कि वो क्या कह रही है, बड़े बुजुर्गों की बात ही छोड़ दीजिए। एक मुख्यमंत्री को कैसा बयान देना चाहिए, कब क्या कहना चाहिए, इसके बारे में इनसे बड़ा मजाकिया और इनसे बड़ा मौका परस्त दूसरा कोई नहीं। क्यों, मैं ये बता दूं, लगभग चुनाव के दौरान ही इन्होंने शुरुआती दौर में कहा कि हमें उतने टीके नहीं मिले कि टीके लगाए जाए। उस दौरान इनके बयान के समय लगभग 21 लाख, मैं प्रमाण आपको दे सकता हूँ, जो इनको टीके दोनों दिए गए थे वो लगे नहीं थे। ये उसमें फेल्योर है। पहले दौर के कोरोना काल में, चूंकि मैं हावड़ा में रहता हूँ, हावड़ा स्टेशन बहुत करीब है, आपको भी प्रमाण है, आप लोग पत्रकारिता में बहुत दिन आप लोगों ने खपाया है कि उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे प्रदेशों ने सैकड़ों गाड़ियां, हजारों ट्रेनों को अनुमति दी। ममता बनर्जी ने प्रवासी श्रमिकों के लिए अनुमति नहीं दी, लास्ट तक मजाक बनाया। और आज जब चुनाव के बेला में देखिए, चुनाव कितने चरण में हो, रोके जाए नहीं रोके जाए, हम लोग बीजेपी के लोग, ये सारे चुनाव आयोग का अधिकार है, वो जैसा कह रहा है हम कर रहे हैं। और देखिए, हमारी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में भी कहा है और हमारा ये शपथ है कि पहली कैबिनेट की बैठक होगी भाजपा के सरकार की पहली बैठक, तो उसके दो महत्वपूर्ण निर्णय, पहले निर्णय होंगे, एक, पूरे बंगाल के नागरिकों को निःशुल्क कोरोना का टीका लगेगा, दूसरा, किसान सम्मान निधि एरियर के साथ जो ममता ने रोक रखा वो तभी ना जब आपकी सरकार बने। अगर केंद्र में आपकी सरकार है तो बंगाल के लिए सुविधा नहीं है ना? अगर आपकी सरकार, यानी जनता पहले आपको एक हाथ से सरकार देगी तब आप वैक्सीन देंगे, तब तक 2 महीनों में लोग मरे, खपे, कुछ भी जाए। मैं पूछ रही हूँ आपसे, अभी कर दीजिए ना, अभी कुछ मदद कर दीजिए। मैं वही बता रहा हूँ, आपके सवाल में ही मेरा जवाब है। केंद्र की सरकार किसान सम्मान निधि देती है, ममता बनर्जी राज्य में लागू नहीं करती है। केंद्र की सरकार आयुष्मान योजना देती है, ममता बनर्जी लागू नहीं करती है। तो प्रमाण है, केंद्र की सरकार वैक्सीन देती है, ये लगाने में फीसदी है, सारे राज्यों के आंकड़े आए हैं, विश्व में यूपी की वाहवाही हुई है, क्यों इनकी नहीं हुई? ये तो इनके प्रमाण है। आप लोग तो पत्रकारिता में इस मामले में ईमानदार होना चाहिए हम सब। चलिए, तो आप कह रहे हैं कि ये फेलियर ममता बनर्जी का है। हम विवेक गुप्ता सांसद टीएमसी वो भी जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करूंगी, लेकिन इस बीच तपस हमारे साथ। जी बिल्कुल, इसका जवाब लूंगी। देखिए, आपके राजनीतिक आरोप हैं, जवाब लिए जाएंगे, वो अपना पक्ष रखेंगे, लेकिन तपस हमारे रिपोर्टर हैं, ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं। तपस, ममता बनर्जी कह रही हैं पश्चिम बंगाल में ऑक्सीजन की स्कैरिसिटी हो गई है, केंद्र सरकार भेदभाव कर रही है। ग्राउंड जीरो पर क्या हकीकत? आज सबको याद आ रहा है कि क्या हो रहा है, लेकिन जब रैलियां कर रहे थे, सुपर स्प्रेडर्स जो हैं उनके रैली में आने वाले लोग बन रहे थे, तब किसी को होश नहीं था कि ये स्थितियां हो जाएंगी। देखिए पिनाज, ये दुर्भाग्यजनक बात है कि चाहे वो तृणमूल हो, बीजेपी हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, आज हर कोई होलियर देन दी दाऊ का रोल प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। हर कोई कहीं ना कहीं अपना पल्ला झाड़कर दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, पुरानी बातों को सामने ला रहे। क्यों तैयारी नहीं थी? क्योंकि कोविड की महामारी पिछले साल से जब देखने को मिला था, उसके बाद काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए था, एक बैकअप प्लान होना चाहिए था। आज हाहाकार किया जा रहा है ऑक्सीजन के लिए, चाहे वो दिल्ली में हो, महाराष्ट्र में हो या पश्चिम बंगाल में हो। हालांकि पश्चिम बंगाल में इस समय स्थिति इतनी भी खराब नहीं है अगर दिल्ली और महाराष्ट्र की तुलना की जाए, लेकिन आज केंद्रीय
सेंट्रल हेल्थ सेक्रेटरी को आज ममता बनर्जी की तरफ से एक चिट्ठी लिखा गया, जहां पर यह जिक्र किया गया है कि 250 मीट्रिक टन का ऑक्सीजन राज्य सरकार के पास है, लेकिन जिस तरह से कोविड स्थिति खराब होती जा रही है, तकरीबन 450 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उसकी सप्लाई करने की कोशिश करे केंद्र सरकार। और ये भी बाकायदा उन्होंने बोला है कि राज्य में जो ऑक्सीजन है वो किसी भी सूरत पर राज्य के बाहर कहीं और ले जाया नहीं जा सकता। तो ये एक और नया फ्लैश पॉइंट बन सकता है राज्य और केंद्र सरकार के बीच कि ऑक्सीजन अगर यहाँ पर मौजूद है, इसे अगर किसी और नज़दीकी राज्य में भेजना है तो राज्य सरकार का स्टैंड बड़ा क्लियर है। लेकिन यहाँ पश्चिम बंगाल में जो समस्या इस समय देखने को मिल रही है, किसी भी अस्पतालों में बेड नहीं है। चाहे अब और इस बार जो नया एक चैलेंज देखने को मिला कि स्वास्थ्य साथी जो कार्ड ममता बनर्जी की सरकार ने दिया था लोगों तक पहुंचाया गया, 5 लाख तक उन्हें उससे बेनिफिट मिलता है। इस कार्ड के बदौलत जो हुआ कि मैं रोकना चाहूंगी, सबके बीच भी चुनावी कैंपेन जारी है। तपस चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली। पहली ऐसी रैली है, जरा सुन लेते हैं उनके पास पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए क्या कुछ कहने को है। बंगाल के मेरे प्यारे भाई और बहनों, स्वागतम। देश में कोरोना की जो स्थिति है यशस्वी उस प्रधानमंत्री वजह से हमारे सवार प्रिय मैं आज सुबह से ही दामोदर दास मोदी अनेक महत्वपूर्ण बैठकों में व्यस्त रहा। मेरे प्रिय बंगाल के भाभी, मैं आपके साथ देश टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़ रहा हूं। आपके बीच उपस्थित नहीं हो सका, प्रत्यक्ष आकर आपका आशीर्वाद नहीं ले सका, इसके लिए मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूं। विशेष तौर पर आज मैं मालदा, मुर्शिदाबाद, सूरी और साउथ कोलकाता के मतदाताओं, वहां के भाजपा कार्यकर्ताओं से भी क्षमा चाहता हूं। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कोविड नियमों को ध्यान में रखते हुए सभा की बड़ी जोर शोर से तैयारी की थी, लेकिन परिस्थितिवश मेरा बंगाल आना आज संभव नहीं है। बंगाल को याद करके मैं बंगाल से बाहर भी रहता हूं तो रवि ठाकुर की ये पंक्ति हमेशा याद आती है। रवि ठाकुर ने कहा था, ओ आमार देशेर माटी, ओ आमार देशेर माटी, तोमार पोरे ठेकाई माथा। ओ मेरे देश की माटी, तुझ पर मैं शीश झुकाता हूं। साथियों, परेड ग्राउंड से मैंने आपके बीच आकर पश्चिम बंगाल के बेहतर भविष्य के लिए आशोल परिवर्तन का आग्रह किया था। इसके बाद आपने जो मुझे और बीजेपी के हर साथी को जिस प्रकार से प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, भारी मतदान करके समर्थन किया, उसको मैं व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द भी कम पड़ रहे हैं। आज जब आज से मैं जुड़ा हूं तो इस स्नेह का, इस समर्थन का आभार व्यक्त करने के लिए भी आया। पश्चिम बंगाल के कोने कोने में जाकर मैंने अनुभव किया है कि पश्चिम बंगाल के बेहतर भविष्य के लिए एक सकारात्मक बदलाव की इच्छा कितनी प्रबल है। हर उम्र, हर वर्ग, हर मत, हर संप्रदाय के लोगों में, पुरुष हो या स्त्री हो, शहर हो या गांव हो, पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, सबके सब में सोनार बांग्ला के निर्माण के लिए एक संकल्प दिख रहा है। भाई और बहनों, पश्चिम बंगाल के ये चुनाव सिर्फ सत्ता बदलने के लिए नहीं है, बल्कि इन चुनावों में
मैं एक आकांक्षी, एस्पिरेशन, एक आशावादी पश्चिम बंगाल को उभरते देख रहा हूं। गांव हो या शहर, हर जगह बेहतर जीवन, बेहतर शिक्षा, बेहतर रोजगार, बेहतर विकल्प के लिए एक तड़प देख रहा हूं। शांति, सुरक्षा और विकास की एक ललक बंगाल में देखने को मिल रही है। पश्चिम बंगाल आज एक ऐसे शासन के लिए लालायित है जहां सरकार का हर विभाग ईमानदारी से अपना काम करे, अपना दायित्व निभाए। भेदभाव से मुक्त, सद्भाव से युक्त ऐसी व्यवस्था के लिए पश्चिम बंगाल वोट दे रहा है। बंगाल के लोग काम के अवसर चाहते हैं, श्रम की गरिमा चाहते हैं, डिग्निटी ऑफ लेबर। बंगाल के लोग ईज ऑफ लिविंग चाहते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस चाहते हैं। और बंगाल की ऐसी हर इच्छा पूरी करने का बीजेपी ने संकल्प लिया है। साथियों, ये समय बंगाल को एक नई ऊर्जा के साथ 21वीं सदी के तीसरे दशक में बहुत तेजी से आगे बढ़ाने का है। मालदा, मुर्शिदाबाद से लेकर वीरभूम और कोलकाता तक हर कोई ये चाहता है कि पश्चिम बंगाल का वो पुराना गौरव लौट आए। हर कोई ये चाहता है कि जिस पश्चिम बंगाल में लोग सपने सच करने आते थे, वो पश्चिम बंगाल 21वीं सदी के अवतार के साथ हमें दोबारा मिल जाए। बीजेपी की डबल इंजन की सरकार इसमें कोई कसर बाकी नहीं रख पड़े और छोड़ेगी। बीजेपी बांग्लार जुवादेर के देवे चाकरी, बीजेपी बांग्लार मां बोनेदेर के देवे सुरक्षा, बीजेपी बांग्लार जनगण के देवे भ्रष्टाचार मुक्त शासन, बीजेपी बांग्लार जनगण के देवे गुंडामी मुक्त बंगाल, बीजेपी बांग्लार चाषीदेर के देवे समृद्धि। भाई और बहनों, लोकतंत्र हमारी सबसे बड़ी ताकत है। लोकतंत्र के बिना सामान्य जन की भावनाओं को सम्मान मिलना बहुत मुश्किल है। देश के अन्य राज्यों की तरह ही पश्चिम बंगाल में भी लोकतंत्र का गौरव हमारा पंचायत सिस्टम रहा है। गांव में पंचायतों को और शहरों में नगर निगमों और नगर पालिकाओं को उनकी लोकतांत्रिक शक्ति फिर से एक बार वापस लौटाना, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। ये संस्थान विकास और विश्वास के सबसे पहले माध्यम होते हैं। वक्त है और किस तरह से और क्या कुछ किया जाएगा। राहुल देव जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल जी, क्या इतना जरूरी है कि जब सब कुछ कोलैप्स कर रहा है, ऐसे में आप अपना पूरा प्रशासनिक अमला, अपने सुरक्षा बल चुनाव के बचे हुए चरण में लगाएं, फिर काउंटिंग में लगाएं, जब कोरोना फैलने का खतरा चरम पर है? क्या इसको पोस्टपोन नहीं किया जा सकता? क्या कोई ऐसा प्रावधान, क्या कोई ऐसा विकल्प नहीं बनता है? देखिए,
प्रावधान तो मैं समझता हूँ कि चुनाव आयोग के हाथ में होगा। चुनाव जब प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो इस बड़े से बड़े फैसले लेने में चुनाव आयोग सक्षम होता है, जिसमें मेरा अनुमान है, मैं कानून विशेषज्ञ नहीं हूँ और ना मैंने उस एक्ट का इतना अध्ययन किया है, लेकिन मेरा अनुमान है कि अ, इसको आगे बढ़ाने का या कुछ दिनों के लिए मतदान स्थगित करने का अधिकार उसके पास होगा असाधारण परिस्थितियों में। लेकिन अभी एक समस्या, व्यावहारिक समस्या है। अभी कोई नहीं ये जानता कि ये जो कोरोना की दूसरी लहर है, जो कहीं ज़्यादा भयानक है, ये कब तक चलेगी और कब खत्म होगी। तो चुनाव अगर प्रक्रिया रोकी जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए, कुछ दिनों के लिए स्थगित किया जाए, तो कितने दिनों के लिए किया जाए? क्या वो कुछ हफ्तों के लिए होगा या कुछ महीनों के लिए होगा? क्या वो 3 महीने होंगे या 6 महीने होंगे? या कौन ये कह सकता है कि ये पूरे साल ये समस्या नहीं चलेगी और स्थितियाँ सामान्य होने में 1 साल का समय या उससे ज़्यादा नहीं लग सकता? कुछ भी नहीं जानता, क्योंकि ये बहुत अज्ञात किस्म की एक नई बीमारी है। इसलिए मैं समझता हूँ कि व्यावहारिक तो यही है कि चुनाव प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाए, जबकि अब 2 ही चरण बचे हैं। लेकिन उसको जी। इस तरह से पूरा किया जाए कि उसमें भीड़ इकट्ठा ना हो, और जैसा अब हो रहा है, बहुत इसका स्वागत करना चाहिए कि अब सभी प्रमुख पार्टियां वर्चुअल रैली कर रही हैं। प्रधानमंत्री भी और ममता बनर्जी सबने अपनी-अपनी जी। जनसभाएं स्थगित कर दी हैं। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। तो अब इस तरीके से चुनाव प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। तो इसमें अब ये प्रश्न नहीं उठाना चाहिए कि इसको रोकना चाहिए। ये बहुत पहले उठाया जाना चाहिए था, और तब भी कोई शायद ये नहीं कहता कि आप चुनाव ही रोक दीजिए अभी। तब भी यही बात थी कि जो आपने 4 या 5 चरण के बाद किया है, 6 चरण के बाद, उसको अगर आप 2 चरण के बाद कर लेते तो शायद बंगाल में लोगों की कुछ जानें बच जाती, संक्रमण इतने ज़्यादा ना होते और सुपर स्प्रेडिंग इस तरह के आयोजन नहीं होते। जी, बिल्कुल। हमारे साथ सुबीर भौमिक साहब भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुबीर साहब, क्या ये जो पूरे का पूरा कोरोना को लेकर जो पूरी फाइट चल रही है, ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं, क्या राज्य सरकार अपना पल्ला झाड़ सकती है? क्योंकि प्रथम दृष्टया अगर देखें तो पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड करने की, और ममता बनर्जी तो एक अलग ही लेवल पे चली। उन्होंने तो केंद्र की कई योजनाओं को हेल्थ सेक्टर में भी पश्चिम बंगाल में लागू नहीं किया। अब वो केंद्र की तरफ आरोप लगाना क्या अपना पल्ला झाड़ना जैसा नहीं होगा? दोनों तरफ से ही आरोप प्रत्यारोप का जो चक्कर चल रहा है, इससे ना ही जनता की कोई भलाई है इसमें, और ये एक राजनीति का एक ऐसा हम कह सकते हैं कि ये इनएविटेबल है, ये होगा, ये आरोप प्रत्यारोप, ये सिस्टम ऐसा है, इसमें ये चलता रहेगा। ये आरोप लगाएंगे, वो आरोप लगाएंगे, इसमें हम लोगों को कोई दिलचस्पी नहीं है। हमारा कंसर्न ये है कि आप ऑक्सीजन नहीं है, वैक्सीन नहीं है, जिनका फर्स्ट शॉट वैक्सीन हो चुका है, हम खुद अपना एग्जांपल दे रहे हैं, सेकंड शॉट वैक्सीन नहीं मिल रहा है, 2 दिन से चक्कर लगा रहे हैं। अब इसका जिम्मेदारी किसका है, ये दूरबीन लेके घूमना, ये हम लोगों का हिसाब में नहीं आता है। इसलिए नहीं आता है कि कौन इसके लिए जिम्मेदार है, ये देखना जो है, ये दूसरी बात है, बट चीज नहीं है। एक इस तरह का हालत है जैसा कि 62 में फौज को भेज दिया गया जंग करने के लिए चाइना के साथ, हथियार नहीं है, गोली नहीं है, बारूद नहीं है, तो यहाँ भी उसी तरह से। कल जो आपके यहाँ प्रोग्राम में डॉक्टर साहब आए थे, उन्होंने कहा वो एक ही हालत है कि बांग्ला में हम बोलते हैं ढाल नहीं, तोरवाल नहीं, निधिराम शॉर्टधर। तो ये जो परिस्थिति है, हम समझते हैं इसके लिए केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों जिम्मेदार हैं। अब कौन ज्यादा कौन कम, इसमें तू मैं में हम फंसने का बिल्कुल दिल ही नहीं है। बिल्कुल कोई भी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकता है। आरोप प्रत्यारोप लगाएं, आम आदमी ही सफर कर रहा है। सुबीर साहब, आपने बिल्कुल सही और वाजिब बात की है। टीएमसी के सांसद भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम जवाब लेंगे कि क्या अपनी जिम्मेदारियों से यूं पल्ला झाड़ लेना काफी होगा। आप 10 साल से शासन कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर वहां पे नहीं डेवलप हुआ है तो कहीं ना कहीं सवाल आपसे भी उठेंगे, और ना ही आपने भी। चलिए, अगर बीजेपी ने अपनी रैलियां रद्द नहीं की तो आपने ही कौन सा नैतिक आधार लेते हुए पहले खुद रैलियां रद्द करके आप प्रशासन के काम में लग गए। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। और लगातार हम आपको बैटल ऑफ बंगाल में दिखा रहे हैं कि किस तरह से कोरोना एक मुद्दा बन गया है। वो कोरोना जिसको लेकर लगातार सचेत किया जा रहा था, लगातार सवाल उठाए जा रहे थे कि रैलियां कब तक, ये प्रचार कब तक, और क्यों नहीं इस पर चुनाव आयोग संज्ञान लेता, क्यों नहीं पार्टियां इस पर कुछ करती हैं कि ये कोरोना बम बनकर पश्चिम बंगाल में फूटेगा। और अब
वर्चुअल रैलियां हो रही हैं, रैलियों पर रोक भी लग गई है, लेकिन क्या बहुत देर तो नहीं हो गई? बहरहाल आम आदमी को लगे कि देर हो गई, लेकिन नेताओं को अभी भी कोरोना के मुद्दे पर राजनीति जमकर करने का मन है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कह रही हैं कि केंद्र जो है पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहा है। वहीं हमने बीजेपी के नेता से जानने की कोशिश की तो उनका कहना है कि अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रही हैं। टीएमसी के नेता हमारे साथ गुप्ता जी देर से जुड़े हैं। विवेक जी सांसद हैं टीएमसी के, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी आप चर्चा में देर से जुड़े हैं तो बीजेपी ने आपके ऊपर सीधे सीधे आरोप लगाए कि आपने कुछ किया नहीं पिछले 10 सालों में, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया, केंद्र की आयुष योजना को लागू नहीं किया, आपने जो वैक्सीन का कोटा दिया उसको यूटिलाइज नहीं किया, और अब जब जिम्मेदारी निभाने का वक्त है तो पल्ला झाड़ रहे हैं और केंद्र पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। गलती आपकी है। नमस्कार जी, देर से आने के लिए क्षमा चाहता हूँ। 24 फरवरी 2021, ज्यादा दिन नहीं हुए, 2 महीने भी नहीं हुए। ममता बनर्जी जो हमारी उस समय चीफ मिनिस्टर थी और इलेक्शन कमीशन का इस तरह उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था, देखिए आप खाली पैसे बता दीजिए, हम पैसे भेज देते हैं, वैक्सीन दीजिए, हम यहाँ सबको वैक्सीन अपने खर्चे पे लगा देंगे, ना एज का रिस्ट्रिक्शन रखेंगे ना कुछ रखेंगे। आज 2 महीने हो गए हैं, पल्ला झाड़ना तो दूर है, पल्ला मोदी जी चाहते हैं, उन्होंने आज तक उसका पत्र का जवाब तक नहीं किया। भाई हाँ मैं दूंगा, नहीं दूंगा, ये है वो है। उल्टा उन्होंने ये कहा कि अगर मैं खरीदूंगा तो 150 रुपया, तुम खरीदोगे तो 400 रुपया, मतलब उनका रुपया और हमारा रुपया 54। ये कैसा देश है? मतलब प्रधानमंत्री जो केंद्र सरकार है, ये सब राष्ट्रों को, ये जो सारे प्रदेश है, सारे स्टेट्स, वेस्ट बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, सबको मिलकर एक केंद्र सरकार बनता है, तो फिर ये पक्षपात कैसे हो जाते हैं? ओम प्रकाश जी बताइए, जवाब दीजिए। आरोप आपके ऊपर हैं, प्रधानमंत्री को तो वक्त भी नहीं मिला खत का जवाब देने का, और अभी भी कह रहे हैं कि जब जीतेंगे तब देंगे वैक्सीन फ्री। जी जी पिनाक जी, पहले ये सांसद महोदय से पूछिए कहां से आंकड़ा लाते हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री, स्वास्थ्य मंत्रालय का है, 17 मार्च को 52.90 लाख डोज कोविशील्ड को वैक्सीन भेजेगा बंगाल, जिसमें से 30.89 लाख उस दिन तक लगे, 20.1 लाख लगे नहीं थे। मेरे पत्र का जवाब वाले पॉइंट का जवाब दीजिए ना सर। आप वैक्सीन का आंकड़ा क्यों दे रहे हैं? अरे मैं पैसा देने को तैयार हूँ। अरे आपका एहसान नहीं चाहिए था, मैंने तो एहसान नहीं मांगा आपसे। आप उतना टैक्स देते हैं, उसके बदले में वैक्सीन देके एहसान नहीं कर रहे हैं। मैं तो उसके अलावा भी पैसा देके वैक्सीन खरीदना चाह रहा था, ताकि मैं बंगाल के एक बच्चे को वैक्सीन लगा दूं। आप तो पत्र का जवाब तक नहीं दे पा रहे, वैक्सीन क्या दीजिएगा महाराज? और दे रहा हूँ ना जवाब, वैक्सीन का ही दे रहा हूँ। पहले प्रधानमंत्री से तो पूछ लीजिए कि वो 24 फरवरी के पत्र का जवाब आज तक क्यों नहीं किया? बाद में जाइएगा, पहले यहाँ आइए ना, आपसे 1 मिनट में। अरे प्रधानमंत्री के पास सीधा चीफ मिनिस्टर टू प्रधानमंत्री बात हो रही है। आप भी जो आंकड़े दे रहे हैं प्रधानमंत्री के दफ्तर के हवाले से या स्वास्थ्य मंत्रालय के हवाले से दे रहे हैं, तो जवाब लीजिए ना। अब तो अरे मैं तो बंगाल में ही हूँ, की घटना बता रहा हूँ, और सुन लीजिए आप सांसद। अरे पहले फरवरी सल्टा लीजिए, फिर मार्च में आइएगा ना। अरे महाराज, बहरहाल आप इतने मुश्किल वक्त में भी यहाँ पर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि केंद्र और, सुनिए ना, क्या ऐसा हो सकता है कि केंद्र और टीएमसी फिलहाल चुनावी अपनी राड़ को और फिलहाल चुनावी जो माहौल है उसको भूलते हुए साथ आके काम करें? ये रोज एक के ऊपर आरोप, दूसरे के ऊपर आरोप, ये सुनना हम बंद करें, क्योंकि पश्चिम बंगाल में हमने तो अनाउंस कर दिया है कि 5 मार्च के बाद सबको वैक्सीन दे दिया जाएगा काफी ज्यादा तादाद में। आप 5 के बाद रहेंगे तब न दीजिएगा। पिनाक जी मेरा बिल्कुल रहेंगे, और उल्टा आप आ जाइएगा, आपको भी दे देंगे 5 की तारीख के बाद में। मगर ये बताइए, अच्छा हम तो रहेंगे ही, मगर ये बताइए ना कि आप खरीदेंगे तो 150 रुपया, हम खरीदेंगे तो 400 रुपया, ये भेदभाव क्यों? इसका क्या कारण है? ये तो समझा दीजिए कम से कम, हमको नहीं सब। चलिए सुबीर जी और राहुल देव जी भी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। राहुल देव जी, क्या आपको लगता है कि जिस वक्त में हमें डबल इंजन की सरकार जब बनेगी नहीं बनेगी, लेकिन अभी फिलहाल केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना चाहिए। वहां पर हम देखते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री आज वो बैठक को लाइव कर देते हैं, फिर ममता बनर्जी जो हैं वो आरोप लगा देती हैं। तो क्या इस तरह से हम इस महामारी से लड़ेंगे जहां सब कुछ कोलैप्स हो रहा है? अभी भी हम राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं? हम लोगों को ये आशा छोड़ ही देनी चाहिए कि हमारे राजनेता, चाहे वो केंद्र में हो या राज्य में हो, वो कोई बड़ा आदर्श व्यवहार करेंगे। वो राम राज्य तो अभी आया नहीं है, पता नहीं आएगा कि नहीं, मुझे तो आशा नहीं है। तो ये तो चुनाव के समय हर मुद्दा एक हथियार बनाया जाता है। ये हम जब से चुनाव लड़े जा रहे हैं तब से हम देख रहे हैं, और ये बढ़ती ही जा रही है बीमारी। तो
ऐसे विकट मौके में कोविड को, कोरोना को हथियार ना बनाया जाए, दोनों पक्ष ना बनाए, ये उम्मीद क्या करें? हर आदमी यही चाहेगा, हर नागरिक यही चाहेगा, लेकिन राजनीति का जो स्वरूप है, चरित्र है आजकल, उसको देखते हुए ये अपेक्षा बड़ी अव्यावहारिक सी लगने लगी है। और वो हमें हर बार, हर बहस में, रोज हर जगह यही व्यवहार देखने को मिलता है कि असली मुद्दों पर बात नहीं होती, सिर्फ ये तू-तू मैं शुरू हो जाती है। कोई मुद्दा चाहिए जिसमें बिना दूसरे की बात सुने अपनी बात बोलते जाना। मैं क्षमा चाहता हूं अपने दोनों मित्रों से, लेकिन ये इस व्यवहार से ना तो उनकी बात लोग समझ पाते हैं, ना सुन पाते हैं। अब आप देखिए शुरू हो गए। बोल रहे थे, मैं सुन रहा था। जब बीजेपी जवाब देती है तो कूदने लगते हैं लोग, क्यों? ये कौन संस्कार है? मैं तो सुन रहा था। हालात क्या है एक बार देश के जरा देखिए, जरा एक बार आंख खोलकर देखिए। इस इलेक्शन के बियॉन्ड भी दुनिया है साहब, नेताजी, इलेक्शन के बियॉन्ड भी दुनिया है। मीडिया में चिट्ठी दिखा रही है, जो सांस लेती है, जो बीमार पड़ती है, जिसे ऑक्सीजन चाहिए, जिसे अस्पताल चाहिए, दुनिया है वो भी। एक मिनट, मैडम अभी न्यूज आया है कि यहाँ से ऑक्सीजन, बंगाल का ऑक्सीजन जो है उत्तर प्रदेश डाइवर्ट किया जा रहा है। ऑक्सीजन क्यों डाइवर्ट कर रहे हैं बंगाल से उत्तर प्रदेश? चलिए, आप आरोप लगा रहे हैं गुप्ता जी कि आप बंगाल का ऑक्सीजन डाइवर्ट कर रहे हैं, बंगाल के लोगों को परेशानी में डाल रही है बीजेपी। केंद्र सरकार, बीजेपी नहीं, केंद्र सरकार। हाँ, केंद्र सरकार, बताइए। हमको तो भाई न्यूज अलर्ट ही आया कि अभी यहाँ से बंगाल का कोटा जो है वो डाइवर्ट कर दिया जा रहा है टुवर्ड्स उत्तर प्रदेश एंड अदर स्टेट्स। हमें तो मेरे उत्तर प्रदेश के भाइयों के लिए भी उतना ही प्रेम है भाई, सबको ऑक्सीजन मिले, सबको वैक्सीन मिले, मगर जहाँ कम है बंगाल में पहले यहाँ तो दे दो कम से कम। यहाँ उल्टा चुनाव के कारण ज्यादा लोगों को जरूरत हो रही है। ममता बनर्जी स्वास्थ्य मंत्री है, भेज कौन रहा है? सांसद है आप लोग इतना झूठ क्यों बोलते हैं? कहाँ से रिपोर्ट आई? कहाँ बोल रहे थे? आपकी सरकार न्यूज दे रही है। अरे महाराज न्यूज देख लीजिए ना, आप ही का कोई ना कोई टीवी ऑन कर लीजिए, इंटरनेट ऑन कर लीजिए। चैनल पे मैंने तो आपसे पूछा 5 साल में आपने कितने हॉस्पिटल बनवाए? एक जवाब नहीं दे सकते। कौन से सांसद? अभी हम लोग वैक्सीन पर, आप हॉस्पिटल पे चलेंगे। हमने तो यहाँ मेडिकल कॉलेज भी बनाया, अस्पताल भी बनाया है। आपको कभी फुर्सत हो आ जाइएगा, पूरे बंगाल का भ्रमण करवा देंगे, एक हॉस्पिटल दिखा देंगे आपको। हम चाहे कितना भी इंसान सड़क पर दम तोड़ दे, ऑक्सीजन के लिए तड़प तड़प कर मर जाए, लेकिन राजनेता कोरोना को एक बड़ा मुद्दा बनाकर रहेंगे इस चुनाव में। बचे हुए चरण में यही मुद्दा होगा और कुछ नहीं, और जो कि हम देख भी रहे हैं रोज के बयानों से। ये किससे पूछ रही हैं आप? जी जी, विनाज, ये सवाल सवाल था तो किससे था? सुबीर जी, आपको आवाज आ रही है? अच्छा, हाँ। ठीक है। देखिए, 3 चीज। एक तो जहां तक वो चिट्ठी का सुबीर जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, राहुल देव जी ने जैसा कहा कि चाहे हम कितना भी कोशिश कर लें, इंसानियत का हवाला दे दें, हमारे राजनेता कोरोना को मुद्दा बनाए बगैर नहीं बैठेंगे, चाहे कितनी भी आपात स्थिति क्यों ना हो। और आपको लगता है बेटर ऑफ बंगाल में जो बचे हुए चरण में पूरा का पूरा चुनाव है वो सिर्फ और सिर्फ कोरोना के इर्द गिर्द ही होगा और उसका फायदा किसी एक पार्टी को मिलेगा? देखिए, ये लोग जो भी कहते रहे, हम तो अपना एक्सपीरियंस से चलेंगे। बांग्लादेश में हमारा जो पुराना गांव था, जहां पहले हमारे पुरजे वहां से आए थे, वहां किसी से हमने आज बात किया, हमारी बहन है आयशा, वो कह रही है इंडियन वैक्सीन आज हम लगाकर चले आए सेकेंड डोज। अब यहाँ तो हमको सेकेंड डोज मिल नहीं रहा है, तो इंडिया का वैक्सीन बांग्लादेश में गया है, वहां अच्छी तरह से वैक्सीन लगा के वो लोग खुश है, और यहाँ हमारे देश का प्रोड्यूस्ड वैक्सीन हमको नहीं मिल रहा है। ये हकीकत है, ये एक्सपीरियंस है, एक नंबर। दूसरा नंबर कि एक चीज मैं सवाल पूछ रहा हूं कि बंगाल समझ लीजिए बहुत गड़बड़ है, यहाँ हर चीज, यहाँ कुछ नहीं हुआ, अस्पताल नहीं बना, जो भी मान लेता हूँ, बट बाकी सब देश में जहाँ की राम राज्य वाले बैठे हुए हैं वहां इतना हल्ला क्यों है? इससे ये जाहिर होता है कि जो बंगाल में हालत हम देख रहे हैं वो दूसरे जगह भी है हिंदुस्तान में, और ये एक तरफा जो है दोष लगाना ये ठीक नहीं। तीसरा चीज, गुप्ता जी ने जो कहा वो सही बात है, चिट्ठी लिखा गया था, चिट्ठी में निर्दिष्ट मांग किया गया था कि हमें वैक्सीन खरीदने दो, उसका जवाब गुप्ता जी कह रहे नहीं आया, मैं पता नहीं किया हूं, बट इसका जवाब आना चाहिए था आइदर वे कि यस और नो। तो केंद्रीय सरकार
का जहां तक रवैया रहा है, कंफ्यूजन मास्टर का रवैया रहा है। कोई क्लियर गाइडलाइंस नहीं है। आप तमाम दुनिया में भारत की छवि को विकसित करने वाले हैं, डिप्लोमेटिक मजबूरी है। अच्छा, नेबरहुड में आपने दे दिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, यहाँ ठीक है, चाइनीज के साथ हमारे इन्फ्लुएंस का लड़ाई, ब्राजील भेज रहे हैं आप, सऊदी अरब भेज रहे हैं, 64 देशों में भेज रहे हैं। ये क्या कहाँ का बकवास है? आपके पास अपना जंग करने का हथियार आज हमें जब जरूरत है तो कौन सी मैत्री काम आ रही है? हमने तो वैक्सीन मैत्री निभाई है, लेकिन आज हमें जरूरत है तो कहाँ है अमेरिका, कहाँ है फ्रांस, कहाँ है रशिया, कहाँ है जापान? क्यों नहीं मदद के लिए आगे आ रहे हैं हमारे? जो सुबीर दा यहाँ बैठे हैं, ये विशिष्ट बुद्धिजीवी नहीं है, ये भी तृणमूल के ही संवाददाता है, पत्रकार बन के बैठे हैं। पहली बात, हनुमान जी नहीं देखना, नहीं, आप इस तरह की बातें मत कहिए गेस्ट को। देखिए, ये तरीका नहीं है, वरिष्ठ पत्रकार है, आप अपनी भाषा देखिए, आप ऐसे आरोप लगाइए, गलत बात है, गलत बात है। बहुत जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं वो, जब उन्हें बनर्जी ने चिट्ठी लिखी है, मैं तो पूछ रहा हूँ, इन्होंने चिट्ठी देखी है क्या? झूठ देखा है, उल्लू का पट्टा, साला उल्लू का पट्टा है, हनुमान तुम उल्लू का पट्टा है, ये तुम दलाल है, रोज ये बदमाशी करता है, तुम दलाल है, देशद्रोही है तुम लोग, रास्कल कहीं का, हरामी रास्कल तुम है, तुम इस तरह की अभद्र भाषा, मैं आपसे विनती करूंगी कि इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें। लेकिन ये उचित नहीं है कि आप किसी पैनल के सदस्य को इस तरह से उसको एक पार्टी के साथ जोड़ें। वरिष्ठ पत्रकार की हैसियत से वो यहाँ जुड़े हैं, आप कृपया करके आप अपनी पार्टी का भी अपमान कर रहे हैं, अपना भी अपमान कर रहे हैं। वो तृणमूल सभ्यता नहीं होनी चाहिए आप में, कैसे बात की जाती है पैनल पर? तपस हमारे साथ हमारे संवाददाता हैं, हम माफी चाहेंगे कि राष्ट्रीय चैनल पर इस तरह की भाषा और इस तरह की डिबेट जो है वो सुनने को मिली। हमारे पैनल में तमाम लोग जो होते हैं वो सम्माननीय होते हैं और इसीलिए हम चाहेंगे कि वो एक दूसरे का सम्मान जो है वो बरकरार रखें, ये तरह की लफ्ज इस्तेमाल ना किए जाए। हमारे साथ तपस भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। तपस, आपसे जानना चाहेंगे कि जो पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी चल रही है कि आपने केंद्र जो है वो कहीं ना कहीं सैबोटेज कर रहा है ऑक्सीजन जो है उस कोटे को पश्चिम बंगाल के, क्या आपको ऐसा लग रहा है या फिर एक तरह से इलेक्शन नजदीक है, एक पूरी की पूरी एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश है? तपस, ग्राउंड से, अस्पतालों से क्या रिपोर्ट मिल रही है? ऑडियो पश्चिम बंगाल में इस समय जो स्थिति है, अलग अलग अस्पतालों में जी बात पूरी करें, माफी चाहूंगी। देखिए, पश्चिम बंगाल में जो स्थिति इस समय बनी हुई है, निस्संदेह है कि शायद हम बद से बदतर स्थिति की तरफ जा रहे हैं। मैं अभी थोड़ी देर पहले गवर्नमेंट, पश्चिम बंगाल सरकार का एक आंकड़ा देख रहा था जो 22 अप्रैल तक का है, जहां पर आप देखेंगे तो सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल में कोविड बेड्स अवेलेबल है, लेकिन आज भी ऐसी कई केसेस सामने आए हैं, लोगों को एडमिट ना होने से मना किया गया कि बेड नहीं है। तो ये जो कोऑर्डिनेशन का जो कमी है, इसके लिए भरपाई क्यों आम आदमी करेंगे? और राजनीतिक दल जो है उनको जो सैबोटेज करना था वो कर चुके हैं। अब सीधा सवाल ये है, राज्य केंद्र अपने बीच जो मतभेद है, लड़ाई है, पॉलिटिक्स है, ये जारी रहेगा, लेकिन हर रोज जो हजारों के तादाद में रोज बढ़ता जा रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ये संख्या, इसको डील कैसे किया जाए? किसके पास ऑक्सीजन है, उसको कहां तक रखा जाए, कैसे पहुंचाया जाए, कैसे लाया जाए, इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, बीजेपी हो, तृणमूल हो, एक दूसरे पर आरोप लगाने पे तुले हुए हैं। लेकिन आज मैंने कम से कम 2 केसेस ऐसे देखे हैं, जिस हॉस्पिटल की बात की जा रही है उस हॉस्पिटल में कम से कम 42 बेड जो सरकारी तत्व है उसके मुताबिक है, लेकिन एक शख्स को उस हॉस्पिटल में जगह नहीं मिला। तो क्यों नहीं मिला? अगर किसी नेता, किसी बड़े पॉलिटिशियन बीमार पड़ते तो उनको रातों रात संग 1 घंटे के अंदर किसी भी बड़े सरकारी हॉस्पिटल या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में जगह मिल जाता है, लेकिन आप और मेरे जैसे आम लोग या गरीब जो है उनको कहीं ना कहीं जगह नहीं मिलता। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कौन करेगा? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, बीजेपी, टीएमसी, इसका जवाब देना है इनको, क्योंकि जो सैबोटेज कर रहा था वो ये कर चुके हैं। अब इसको डील कैसे करना है? सवाल वाजिब है, एक आम आदमी ये सवाल
पूछ रहा है कि जब आप रैलियों की भीड़ पर गदगद हो रहे थे, जब आपको अपने राज्य की, अपने देश की व्यवस्था देखनी थी, स्वास्थ्य व्यवस्था, तब आप सभी चुनाव व्यवस्था में मशगूल थे और नतीजा ये हुआ है। ठीक है, हम समझते हैं महामारी है, पेंडेमिक है, किसी ने नहीं समझा था कि सुनामी की तरह से आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लापरवाहियां, कुछ गलतियां हमारी भी हुई हैं और अब वक्त रहते उन्हें सुधार लीजिए, नहीं तो स्थितियां और भयावह होंगी और पिसेगा सिर्फ और सिर्फ आम आदमी। आप सभी लोग इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बैटल ऑफ बंगाल में आज के लिए बस इतना ही।